अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज़ भी क्लियर है? आई नो अभी आवाज़ क्लियर होगी मेरी। अच्छा जी। आज की क्लास में बेटा एक तो इंटरनेट इंटरप्शन थी, उसकी वजह से ठीक तरह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई, और दूसरा ये कि ड्यूरिंग द क्लास मेरा लैपटॉप जो था वो अपडेट मोड पे चला गया था, इस वजह से। तो बेटा लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। यहाँ पे डेटा अभी-अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, पहले अपलोड किया तो वॉइस का प्रॉब्लम आ गया अंदर, सॉफ्टवेयर ने ठीक काम किया। अब मैं दोबारा से इसको ना आपके सामने रख रहा हूँ। बेटा पहली बात तो ये है कि डायनामिक्स चैप्टर नंबर 5 है हमारा। डायनामिक्स के अंदर हम मोशन की बात करते हैं कि अ कार इज़ इन मोशन, अ कार इज़ एक्सेलरेटिंग, अ पर्सन इज़ एक्सेलरेटिंग, अ पर्सन इज़ वॉकिंग। लेकिन डायनामिक्स में हम मोशन की बात तो करते हैं, काइनेमैटिक्स में भी हम मोशन की बात करते हैं, लेकिन बेटा जी डायनामिक्स के अंदर ना हम कॉज ऑफ मोशन भी डिस्कस करते हैं। मतलब ये हुआ कि काइनेमैटिक्स में हम जस्ट मोशन की बात करते हैं विदाउट द कॉज ऑफ फोर्स, लेकिन यहाँ पे डायनामिक्स के अंदर हम कॉज ऑफ फोर्स को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या सिचुएशन है? फॉर एग्जांपल दिस कार इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट साइड, तो ये गाड़ी मोशन में है। अच्छा बेटा, गाड़ी तभी मोशन में जाती है जब उस पे राइट साइड पे कोई फोर्स एक्ट करेगी। तो हम डायनामिक्स में एक तो मोशन की बात करेंगे, मोशन प्लस फोर्स की बात करेंगे। अब बेटा फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सामने। फोर्स अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। फोर्स जो है वो एक पुश होती है या पुल होता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सेकंड पॉइंट आता है अ फोर्स एक्सेलरेट्स द बॉडी और टेंड्स टू एक्सेलरेट द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो या तो बॉडी को एक्सेलरेट करवाती है जिस डायरेक्शन में फोर्स हो, या एक्सेलरेट करवाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ट्रॉली रखी हुई है। इस ट्रॉली पे बेटा अगर मैं राइट साइड पे फोर्स लगाऊंगा तो दिस ट्रॉली स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स द राइट साइड। अगर राइट साइड पे ट्रॉली पे फोर्स लग रही है तो ये राइट साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रॉली का कंपैरिजन एक एलिफेंट के साथ करूं तो यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि अगर मेरे जैसा इंसान इस एलिफेंट पे फोर्स लगाना शुरू कर दे, सो आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द राइट साइड, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन द राइट साइड। तो बेटा क्या मेरी फोर्स से ये एलिफेंट मूव करेगा? नो, क्योंकि ये काफी हैवी है। लेकिन फिर भी मेरी फोर्स इस एलिफेंट को राइट साइड पे मूव करवाने की कोशिश जरूर करेगी। सो कोशिश करने को टेंस बोलते हैं। या तो फोर्स बॉडी को कंप्लीटली एक्सेलरेट मतलब मूव करवा देती है, या उसको मूव करवाने की कोशिश करती है, टेंस टू एक्सेलरेट। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट आता है आपके पास, अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हमें पता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। बेटा फोर्सेस आर ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स। फोर्सेस जो हैं आपकी वो हमेशा पेयर्स में एक्ट करती हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास बेटा एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ राइट साइड पे, तो राइट साइड पे तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, अप्लाइड फोर्स। मैं राइट साइड पे फोर्स लगा रहा हूँ बेटा यहाँ पे, लेकिन इस ब्लॉक को के अगेंस्ट मतलब जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऑपोजिट या तो इस ब्लॉक पे बेटा एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, या मेनली इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन एक्ट करेगी। तो बेटा फोर्सेस हमेशा पेयर्स में होती हैं। ये देखो इन फोर्सेस का पेयर पेयर बन गया। ये वाली फोर्स आपकी फॉरवर्ड फोर्स बन गई, और ये वाली फोर्स आपकी बैकवर्ड फोर्स बन गई। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है हमेशा। तो ये बातें थी सारी फोर्स से रिलेटेड। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेट की। बेटा वेट का मतलब होता है वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। वेट इज द वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स। वेट इज ऑल्सो अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द एसआई यूनिट ऑफ वेट एंड फोर्स इज सेम, दैट इज न्यूटन्स। और वेट का फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू mg, मास इनटू ग्रेविटी। अच्छा, अब ये तो वेट के सिंपल पॉइंट्स आ गए। और बेटा वेट जो है ना वो अर्थ की फोर्स है, अर्थ की। सपोज करो ये अर्थ है, और ये सरफेस ऑफ अर्थ है जहां पे हम रहते हैं, और ये अर्थ का सेंटर है। तो अब यहाँ पे क्या है, वेट हर चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है जी, ये वेट है। और वेट फोर्स का दूसरा नाम है।
जो भी SI यूनिट फोर्स का होगा वही वेट का होगा। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और SI यूनिट ऑफ वेट इज आल्सो न्यूटन्स। और वेट का फॉर्मूला ये हमने मास वेट एंड डेंसिटी के अंदर पढ़ा था, ये आपके सामने है। इसके साथ ही बेटा मैं बात करता हूँ नॉर्मल रिएक्शन की। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा बेटा, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बेटा एक्ट करता है वेट के ऑपोजिट। क्या मतलब है इसका? अब ये मतलब मैं यहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे पहले मैंने साथ साथ लिखा भी था बेटा और इसको बनाया भी था लेक्चर। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि माइक नहीं काम कर रहा था उसका, पता नहीं सॉफ्टवेयर क्या कि पता नहीं क्या एरर है, अब मुझे वो दोबारा से करना पड़ रहा है। तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको ज़रा साथ साथ आपको बता भी देता हूँ। बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ब्लॉक है और ये वाला ब्लॉक आपका ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। इसको ऐसे समझाता हूँ, देखें बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ग्राउंड है, सरफेस ऑफ ग्राउंड। इस सरफेस ऑफ ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब बेटा इस ब्लॉक का वेट किधर एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इस वेट के ऑपोजिट बेटा एक फोर्स एक्ट करती है, इनविजिबल फोर्स, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। बेटा ये वाला नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होता है। वेट के क्या होता है? इक्वल। फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये वाला ब्लॉक अभी मूव नहीं कर रहा। दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ एन अर्थ। ये ब्लॉक रुका हुआ है। ये ब्लॉक अगर रुका हुआ है तो इसका वेट है, सपोज कर लो 500 न्यूटन्स। तो बेटा इस वेट के अगेंस्ट जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन वेट के ऑपोजिट एक्ट करेगा और इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा? 500 न्यूटन्स। जब तक बॉडी, कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो जितना उसका वेट होता है उतना ही उसका नॉर्मल रिएक्शन होता है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के ऑपोजिट एक्ट करता है। हमेशा बात याद रखिए। उसके बाद इस वजह से मैं ये वाला पॉइंट लिख सकता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन इज द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल ऐसे भी है। इसको दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि आपके पास ये वाला एक ब्लॉक था बेटा। इस ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और वेट कितना था? सपोज 100 न्यूटन। और ये वाला ब्लॉक क्या है? दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे है तो बेटा इस वेट के ऑपोजिट एक और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी, जिसको आप लोग बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बेटा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द सरफेस, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन आपका वेट के इक्वल कब होता है? व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट। अगर दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो बेटा इसका वेट अगर 100 न्यूटन है तो नॉर्मल रिएक्शन भी 100 न्यूटन ही एक्ट करेगा। अच्छा, उसके साथ ही बेटा नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन इज द परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन इज द परपेंडिकुलर पुश ऑफ द सरफेस कैसे है? अब इस पॉइंट को मैं जरा यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये वाली बात भी क्लियर हो जाए। इसके लिए बेटा हमें चाहिए एक सरफेस ऑफ अर्थ। ये आपकी क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ। ये सरफेस ऑफ अर्थ है और इसके ऊपर बेटा मैंने इस पोजीशन पे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस जगह पे। बेटा ये सरफेस ऑफ अर्थ है और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया। अब हो पता क्या रहा है बेटा, इस ब्लॉक का वेट ना वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्लॉक इज पुशिंग, ब्लॉक इज पुशिंग द surface of earth. This block is pushing the surface of earth. तो बेटा अगर ये ब्लॉक अपने वेट की वजह से इस सरफेस को नीचे पुश करेगा, तो ये वाली जो सरफेस है ना, सरफेस, ये वाली सरफेस पता क्या करेगी? दिस सरफेस also pushes the block. This surface also pushes the block in upward direction. जितनी जोर से
ब्लॉक अपने वेट की वजह से सरफेस को नीचे पुश करेगा, सरफेस भी इस ब्लॉक को अपवर्ड पुश करेगी। और अपवर्ड पुश कैसा होगा? अपवर्ड पुश ऐसा होगा। और ये इस अपवर्ड फोर्स पुश का हमने नाम रखा हुआ है नॉर्मल रिएक्शन। और बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद बेटा हम बात करते हैं टेंशन की। तो टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स। टेंशन भी फोर्स है बेटा। एक बात बताऊं, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन जो है ना, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, दोनों ही टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन वेट के ऑपोजिट एक्ट करते हैं। टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस के नाम है। लेकिन जहां पे रस्सी हो, जहां पे वायर हो, जहां पे स्ट्रिंग हो, जहां पे हाई टेंशन केबल्स हो, जहां पे थ्रेड हो, वहां पे टेंशन होती है। जहां पे रस्सी, रोप, टेंशन, हाई टेंशन केबल ना हो, वहां पे आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो बेटा टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स। इट इज प्रेजेंट इन वायर्स, रोप्स, स्ट्रिंग्स एंड इन हाई टेंशन केबल्स। टेंशन एक्स ऑपोजिट टू द वेट जस्ट लाइक द नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको समझना कैसे है, ये वाली बात मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। इसको जरा दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये वाली बात भी समझ आ जाए। और बेटा लास्ट पे टेंशन के हवाले से एक और पॉइंट ये वाला, जिसे मैं अभी ब्लॉक करने जा रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ टेंशन विल रिमेन सेम थ्रू आउट द रोप। बेटा द वैल्यू ऑफ टेंशन विल रिमेन सेम थ्रू आउट द रोप। सो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फिक्स सपोर्ट। हमारे पास ये बेटा एक फिक्स सपोर्ट है। इस फिक्स सपोर्ट के साथ मैं यहाँ पे रस्सी बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक रोप अटैच कर देता हूँ बेटा इस पोजीशन में। अच्छा, अब जब मैंने इस रोप को यहाँ पे फिक्स कर दिया हुआ है, इसको मैं जरा स्ट्रेट भी कर लूँ लाइक दिस। इस रोप को बेटा मैंने यहाँ पे फिक्स पॉइंट के साथ ना अटैच कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक ब्लॉक को फिक्स करने जा रहा हूँ, एक ब्लॉक को ऐसे। अब बेटा होगा पता क्या, ये आपकी रोप है एंड दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये मैं रेस्ट कंडीशन की बात बता रहा हूँ आपको कि ये वाला ब्लॉक रुका हुआ है। दिस ब्लॉक इज ओनली हैंग विद दिस रोप। तो बेटा इस ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। वेट कितना है? सपोज कर लो इसका वेट है 5 न्यूटन। तो बेटा वेट के ऑपोजिट इस रस्सी में एक टेंशन एक्ट करेगी जो कि वर्टिकली अपवर्ड्स होगी। वर्टिकली अपवर्ड्स ऐसे यहाँ पे एक टेंशन एक्ट करेगी। ठीक है, अगर ये ब्लॉक रुका हुआ रहेगा तो बेटा जितना वेट है उतनी ही यहाँ पे टेंशन होगी। सो वेट इज weight is equals to tension when anything anything is at rest, when this block is at rest। जब तक ये ब्लॉक रुका रहेगा tension is equals to weight। weight is acting vertically downwards but the tension is acting against the weight। so the value of tension is equals to the value of weight। यहाँ पे अगर आपके पास 5 न्यूटन्स का वेट है तो यहाँ पे टेंशन भी आपके पास कितनी होगी? 5 न्यूटन्स की। यहाँ तक बात क्लियर होगी? इसके बाद बेटा दो बातें मैंने और बतानी है। नीचे पॉइंट लिखा हुआ है, मैं यहीं पे बता रहा हूँ। बेटा इस रस्सी को फिक्स करने के ना दो फिक्स्ड पॉइंट्स थे। एक पॉइंट है ए, ये वाला, और एक पॉइंट है बेटा जी यहाँ पे आपके सामने बी। बेटा टेंशन हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से अवे एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल बी पॉइंट ये था ना, तो टेंशन बी पॉइंट के हिसाब से अपवर्ड एक्ट करेगी। अगर ए पॉइंट की आप बात करोगे ना तो बेटा ए पॉइंट के हिसाब से टेंशन डाउनवर्ड एक्ट करेगी। लेकिन टेंशन की वैल्यू हमेशा थ्रू आउट द रोप, थ्रू आउट द केबल, थ्रू आउट द हाई टेंशन केबल सेम रहेगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी? इसके बाद बेटा ये वाला पॉइंट मैं दोबारा से यहाँ पे बता रहा हूँ। टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पोल्स हैं, पोल नंबर 1, पोल नंबर 2। अच्छा, अब हम पता क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम एक रस्सी को, रोप को फिक्स कर देते हैं। बेटा इस रस्सी को फिक्स करने के लिए मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स के मैं नाम बता दूं, ए, बी एंड सी। और बेटा हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक रस्सी को फिक्स कर दिया लाइक दिस। अब बेटा टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट का मतलब ये है कि ए पॉइंट के हिसाब से टेंशन होगी राइट साइड पे,
बेटा सी पॉइंट के हिसाब से टेंशन इन अ रोप होगी लेफ्ट साइड पे। बी पॉइंट, बी भी एक फिक्स पॉइंट है। बी क्या है? बी इज ऑल्सो अ फिक्स पॉइंट। तो बी पॉइंट के हिसाब से टेंशन होगी राइट साइड पे, और बी पॉइंट के हिसाब से टेंशन हो सकती है बेटा जी लेफ्ट पॉइंट से। सो टेंशन ने हमेशा फिक्स पॉइंट से अवे एक्ट करना है। यहां तक बात क्लियर होगी? इसके बाद बेटा मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये नेक्स्ट लाइन की, ये जो मैंने लिखी थी, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन टेंशन इज इक्वल्स टू वेट। अगर बॉडी रुकी भी होगी, रेस्ट पे होगी, तो टेंशन हमेशा क्या होगी? वेट के इक्वल होगी। जिसकी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये वाली है, जिसको मैं ये राइट साइड पे ड्रैग करवा रहा हूँ अभी, ये वाली। बेटा फॉर एग्जाम्पल, ये एक फिक्स सपोर्ट है, ये आपके पास रोप है, और इस रोप के दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी, और इस ब्लॉक का वेट है 2 न्यूटन। सो द ब्लॉक ऑफ द द वेट ऑफ द ब्लॉक इज 2 न्यूटन, इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब होगा क्या? अगर तो ये ब्लॉक रुका हुआ है, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो जितना वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा उतनी ही टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगी, और टेंशन की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे? 2 न्यूटन। सो टेंशन इज इक्वल्स टू वेट व्हेन द ब्लॉक इज एट रेस्ट। दूसरी बात, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो बी पॉइंट के हिसाब से टेंशन अपवर्ड होगी, और बेटा ए पॉइंट के हिसाब से टेंशन आपकी डाउनवर्ड्स होगी, और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी? 2 न्यूटन। यहाँ तक बात क्लियर होगी? इसी तरह अगर आप बेटा लेफ्ट एग्जाम्पल में देखो अपनी, तो यहाँ पे मैंने एक बात लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने एक बात ये लिखी है कि दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। अब बेटा रस्सी से हम इस ब्लॉक को अपवर्ड लेके जा रहे हैं, तो अगर तो इस ब्लॉक का वेट 10 न्यूटन है, सो टेंशन कितनी होगी? अगर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट बेटा 10 न्यूटन है, सो दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। तो अपवर्ड कैसे जा रहे हैं? रस्सी की हेल्प से। ऑब्वियसली रस्सी को कोई ना कोई बंदा तो पुल कर रहा होगा ऊपर से। लेकिन एक बात टेंशन के हवाले से, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, तो ये टेंशन इसकी अपवर्ड होगी बी पॉइंट के हिसाब से। और अगर तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है ना बेटा अपवर्ड, तो टेंशन यहाँ पे ग्रेटर देन द वेट होगी। कितनी ग्रेटर होगी मुझे नहीं पता, 12 न्यूटन हो सकती है, 13 न्यूटन हो सकती है, 14 न्यूटन हो सकती है, मुझे नहीं पता। बट एक बात हमने याद रखनी है, व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, when the body is accelerating vertically in the upward direction, it means that tension is greater than weight. So tension कितनी है? सपोज कर लिया 12 न्यूटन, और वेट कितना है? 10 न्यूटन। ये वाली बात जरा जहन में रखिएगा। और इसी तरह इसकी ऑपोजिट एग्जांपल बेटा आपके सामने ये है। यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? यहाँ पे ये सिचुएशन थी कि बेटा जी दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, इट मींस दैट वेट इज ग्रेटर देन द टेंशन। वेट आपकी टेंशन से ज्यादा होगा, वेट आपका टेंशन से ज्यादा होगा। इसकी वही वाली बात है, अगर हम 10th फ्लोर से नीचे छलांग मार दे, जंप कर दें, तो बेटा ओवर वेट इज ग्रेटर देन द टेंशन। तो कोई भी चीज जो एक्सेलरेट वर्टिकली डाउनवर्ड करे, एक्सेलरेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स करे, तब वेट आपका टेंशन से ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी इस रस्सी के दो फिक्स पॉइंट्स हैं। बी पॉइंट के हिसाब से टेंशन यहाँ पे एक्ट करेगी, सपोज कर लिया 8 न्यूटन, और ए पॉइंट के हिसाब से टेंशन यहाँ पे एक्ट करेगी कितनी? 8 न्यूटन। लेकिन ओवरऑल वेट मस्ट बी ग्रेटर देन द टेंशन। यहां तक बात क्लियर होगी? इसके बाद बेटा ये तीन केसेस हैं आपके सामने। ये तीनों केसेस ना आपके पास नॉर्मल रिएक्शन के हैं। किसके केसेस हैं बेटा? ये नॉर्मल रिएक्शन के तीनों केसेस हैं। दरमियान वाला केस आप देखो, इस केस के अंदर बेटा दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर ब्लॉक रेस्ट पे है, तो जितना वेट होगा ब्लॉक का उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर विद द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। बात समझ में आ गई?
इसी तरह अगर आप लेफ्ट केस की बात करो, जहां पे मैंने ये वाली बात लिखी हुई है, दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो मूव कब करेगा, जब आपका नॉर्मल डायरेक्शन बेटा वेट से ग्रेटर होगा। अगर तो ब्लॉक रुका हुआ होगा तो वेट इज इक्वल टू नॉर्मल डायरेक्शन। अगर ब्लॉक नहीं रुका हुआ, दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, इट मीन्स दैट द नॉर्मल डायरेक्शन इज ग्रेटर देन द वेट। सपोज वैल्यूज के साथ, अगर वेट इस ब्लॉक का 100 न्यूटन है तो नॉर्मल डायरेक्शन बेटा यहाँ पे 110 एक्ट करेगा। सिमिलरली यू कैन ऑब्जर्व द केस नंबर 3 ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड। यहाँ पे अब आप देखो इस ब्लॉक में क्या सिचुएशन है बेटा, इस ब्लॉक में ये सिचुएशन है कि दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये वाला ब्लॉक जो है बेटा ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट हो रहा है। बेटा अगर तो ये वाला ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वेट इज ग्रेटर देन द नॉर्मल डायरेक्शन। वेट ऑफ द ब्लॉक अगर 100 न्यूटन है तो नॉर्मल डायरेक्शन मस्ट बी लेस देन द वेट। यहां तक बात क्लियर होगी। अब नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे आता है बेटा, इन तीनों केसेस में, इस ब्लॉक के तीनों केसेस में रस्सी नहीं थी। इफ देयर इज नो रोप, इफ देयर इज नो रस्सी, इट मीन्स दैट यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन होगा। पीछे वाले केसेस में, ये प्रीवियस केसेस में हमने रोप की बात की तो यहाँ पे टेंशन आ गई। टेंशन का और नॉर्मल डायरेक्शन का सेम काम है, लेकिन रस्सी होगी तो टेंशन, नॉर्मल डायरेक्शन कब आएगा, विदाउट रोप। ये वाली बातें क्लियर होगी। तो बेटा आज की क्लास का यही वाला काम था। फर्दर क्वेरीज के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकते हो। मैं आंसर इंशाल्लाह ताला विद इन द सेम डेट दे दूंगा। तो फर्दर क्वेरीज के लिए बेटा गूगल क्लासरूम भी अवेलेबल है, ठीक है। तो कल हम यहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे इंशाल्लाह ताला। सी यू बाय टुमारो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।